हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम संतन कुमार है और आज हम लोग नेटवर्क पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले वेलकम टू एक्सीलेंट विजन ऑनलाइन पोर्टल पे उसके। ठीक है, आपको सारे टीचर पढ़ाएंगे जो आपको ऑलरेडी अभी तक पढ़ाते आ रहे हैं। स्पेशली मेरे को मैनेजमेंट की तरफ से ये बोला गया कि कुछ कॉन्सेप्ट हम आपका स्ट्रॉन्ग कर दें, बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से बहुत टॉप के लेवल पे, है ना। देखो, हमारा ये पर्पस है ना कि जैसे बहुत सारा ऐसा एग्ज़ाम होता है कि जिसमें बीटेक भी अलाउड होते हैं, डिप्लोमा वाले भी अलाउड हैं, बीटेक भी अलाउड है, बहुत सारा ऐसा पेपर होता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली आप सोचो जिसमें बीटेक भी अलाउड है तो ऑब्वियसली वो थोड़ा अच्छा लेवल रहेगा क्वेश्चन का, बेसिक तरीके से, बेसिक क्वेश्चन से लेके बहुत अच्छे लेवल तक क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, तो हमारा ये पर्पस है कि आपको बेसिक तरीके से एक एक डिफिनीशन से लेके, एक बेसिक से लेके बहुत टॉप के लेवल पे ट्रिक हम दे और सब कुछ आपका क्लियर है, क्वेश्चन एक भी ना छूटे। ठीक है, हमारा ये पर्पस है। आप जानते होंगे, है ना, आज तक इतने दिनों से अच्छा, इतना टॉप क्लास का रिजल्ट देते आ रहा है एक्सीलेंट विजन। तो अभी ऑनलाइन, क्योंकि इस पेंडेमिक में हमारा ऑफलाइन क्लास नहीं चल सकता, तो ऑनलाइन भी एक जरिया है जिससे हम लोग अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है, और डेफिनेटली करवाएंगे। बस आप लोग थोड़ा सा मेहनत करो और कॉपी पे लिखते जाना जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अभी हम लोग जो है ना नेटवर्क स्टार्ट करेंगे। ओके, ठीक है, नेटवर्क एनालिसिस। देखो, बेसिकली सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि नेटवर्क हम लोग को पढ़ने की क्यों ज़रूरत पड़ी है ना, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग नेटवर्क। ठीक है, तो इसका क्या रीज़न है ना कि जैसे देखो, घर में कोई बल्ब है, ठीक है, और सपोज करो ये स्विच है, ये स्विच है सपोज करिए। ठीक है, मतलब ये तो बैटरी है ऐसे, ये सपोज करिए स्विच है ना। तो ये बल्ब कैसे जला, करेक्ट है, ये बल्ब कैसे चला, कुछ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा होगा, कुछ करंट वरेंट फ्लो हो रहा होगा, तभी तो ये बल्ब जल रहा होगा ना। तो अब जो है ना, इसको ऑन करने पे इसमें कितना करंट जाएगा, इसमें कितना पावर जाएगा, ये बल्ब ही बस एग्जांपल है, कुछ भी हो सकता है, एसी टीवी सब कुछ हो सकता है। ठीक है, तो इसमें कितना करंट जाएगा, इसमें कितना वोल्टेज आएगा, इसके अक्रॉस सब कुछ, इसमें कितना पावर कंज्यूम होगा, है कि नहीं, कितना बिल आएगा, वो सब कैलकुलेशन तो हमको किसी एक मेथड से करना है ना। तो वही मेथड है नेटवर्क एनालिसिस, है ना। उसी चीज़ को पढ़ते हैं हम लोग, है ना। अभी तो हम घर का एग्जांपल दिए, बहुत बड़ा बड़ा इंडस्ट्री होता है, हर जगह पे आपका नेटवर्क एनालिसिस का यूज़ है। ठीक है, और ये अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसमें आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता होगा शायद ये। ठीक है, सारे एग्ज़ाम में ये होगा इंपॉर्टेंट। तो अभी जो है ना हम लोग क्या करते हैं, एकदम बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ते हैं हम लोग नेटवर्क। ठीक है, तो हर नेटवर्क में आप देखते होंगे कि कंडक्टर होता है। ठीक है, ये कंडक्टर क्या है, कंडक्टर वैसा मीडियम है जिसमें करंट आसानी से फ्लो हो सके। ठीक है, आसानी से मूव कर सके, इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव कर सके। ठीक है, उसको कंडक्टर बोलते हैं। एक इंसुलेटर होता है, ठीक है, इंसुलेटर जिसमें मूव ही ना करे करंट, करेक्ट है। और एक सेमी कंडक्टर होता है जिसमें कंडक्टर से कम और इंसुलेटर से ज़्यादा आसानी से मूव करे। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे, सेमी कंडक्टर के बारे में। तो सपोज करो ये कंडक्टर है, कंडक्टर वैसा चीज़ है जिसके थ्रू जो है ना करंट फ्लो हो सके, समझना। अब सबसे पहले जो हम आपको एक चीज़ लिखवाना चाह रहे हैं, करंट का डिफिनीशन। ठीक है, करंट क्या है, जो आप पढ़ते हो इलेक्ट्रिक करंट, करेक्ट है। तो क्या है इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज का यूनिट क्या होता है पता होगा आप लोग, कुछ एग्जाम में ये भी, एक एग्जाम में पूछा हुआ था कि चार्ज का यूनिट क्या होता है, तो कूलम्ब। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट, जैसे मतलब जब भी चार्ज फ्लो होगा ना, तो मतलब एक करंट फ्लो होगा, समझ लो, चार्ज मूव करेगा तो करंट फ्लो होगा, समझ गया ये चीज़। अब उसके बाद यहाँ पे ये चीज़ है कि अब चार्ज क्या होता है, देखे हो चार्ज कभी, आज तक आप देखे हो चार्ज, तो कुछ ना कुछ ऐसा एलिमेंट हो जो चार्ज को कैरी करे, चार्ज को ले जाए। तो आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, चार्ज कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करे तो इसका मतलब चार्ज मूव करेगा, है ना। ये इलेक्ट्रॉन का प्रॉपर्टी है ना। जैसे इलेक्ट्रॉन ऐसा चीज़ है जिसमें कुछ मास भी रहता है, कुछ चार्ज भी रहता है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इसका मतलब उसमें चार्ज भी मूव होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन के मूव करने से ही चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन के मूव करने से क्या होगा, करंट होगा, करेक्ट है ये चीज़। तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो है ना कितना चार्ज होता है, तो -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, C इज कूलम्ब, करेक्ट है।
तो एक इलेक्ट्रॉन पे इतना, माइनस कहने का मतलब नेगेटिव चार्ज है। प्रोटॉन पे कितना होता है, प्रोटॉन के बारे में पता होगा, उस पर सेम यहाँ पे पॉजिटिव हो जाता है और ये सेम ही रहता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के मूव करने से चार्ज कंडक्टर में जो है ना करंट फ्लो होगा। समझ रहे हैं ये चीज़, मतलब इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, सपोज करो ये सब इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के मूव करने से करंट होगा फ्लो। समझ गया ये चीज़। अब यहाँ पे सबसे पहली बात जो है ना आपके दिमाग में ये आएगा कि भाई इलेक्ट्रॉन ही क्यों मूव करता है, प्रोटॉन क्यों नहीं मूव करता। आपको पता है ना कि दो क्वांटिटी होता है, किसी भी मेटल में देखोगे ना, किसी भी कंडक्टर में देखोगे ना, तो जो चार्ज होता है दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, करेक्ट है। नेगेटिव चार्ज इज इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव चार्ज क्या है, प्रोटॉन, है ना। लेकिन मूव क्या करता है, मूव तो खाली इलेक्ट्रॉन करता है ना, प्रोटॉन क्यों नहीं मूव करता भाई। तो इसका रीज़न क्या है वो हम आपको बता रहे हैं बहुत बेसिक तरीके से। देखो इलेक्ट्रॉन क्या है ना, इलेक्ट्रॉन किसी भी मेटल में देखोगे, किसी कंडक्टर में देखोगे, आते हैं हम लोग इस पे, किसी भी कंडक्टर में देखेंगे तो ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है ना घूमते रहता है ऐसे करके, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन बाहर में है, समझ रहे हैं ये चीज़। ये जो है ना ये प्रोटॉन है, यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है ये, तो ये प्रोटॉन है और बाहर में इलेक्ट्रॉन है। तो बाहर में जब इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव कर सकता है, ठीक है। और अंदर में यहाँ पे जो सेंटर है, न्यूक्लियस इसको बोलते हैं हम लोग, इसमें प्रोटॉन है, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग फोर्स रहता है, करेक्ट है। तो क्योंकि न्यूक्लियस में है और बहुत एक स्ट्रांग फोर्स से यहाँ पे बंधा हुआ है, इसलिए नहीं मूव कर सकता प्रोटॉन। मूव क्या करेगा, तो इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया क्यों मूव करता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आउटर शेल में, जिसको वैलेंसी बोलते हैं हम लोग, वो उतना नहीं जानना है आपको, बस ये समझना है कि इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में रहता है, ठीक है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव करता है, आसानी से निकल सकता है, इस कंडक्टर को आसानी से छोड़ सकता है इलेक्ट्रॉन, करेक्ट है। आ गया समझ में ये चीज़। एक दूसरा रीजन, और प्रोटॉन क्यों नहीं मूव करता, क्योंकि न्यूक्लियस में रहता है, बहुत ज़्यादा फोर्स रहता है, ठीक है, तो इसलिए मूव नहीं कर सकता। बहुत ज़्यादा फोर्स रहता है तो इसको मूव करवाने के लिए तो हम लोग को भी बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ना, तो उतना लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस इलेक्ट्रॉन ही मूव करेगा और करंट फ्लो होने लगेगा, करेक्ट है। सिमिलरली दूसरा रीज़न क्या है कि प्रोटॉन नहीं मूव करता है, क्योंकि प्रोटॉन जो होता है ना इलेक्ट्रॉन से मतलब जैसे इसका जो मास होता है प्रोटॉन का, वो मतलब जैसे 1840 टाइम्स इलेक्ट्रॉन के मास के होता है, समझ रहे हो। मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू, हम फिर से लिख दे रहे हैं, मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1860, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो ये कितना भारी है, समझ रहे हो, प्रोटॉन देखो कितना भारी है, तो इसका मूव करना और भी मुश्किल है, तो है ना, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन मूव करता है। समझ रहे हो, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट देखना, बहुत जगह नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, आपको समझना है, और ये सब क्वेश्चन पूछता भी है। बोल तो रहे हैं हम आपको, एकदम बिल्कुल बेसिक से लेके, जहाँ से एकदम आप सोच नहीं सकते, जहाँ से 11 मतलब 9 10th में पढ़े होंगे ना, वहाँ से लेके हम लोग पीक के लेवल पे जाएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया, तो इसका मास तो बहुत ज़्यादा हो गया ना, इसका जो है ना द्रव्यमान शायद बोलते हैं ना मास को हिंदी में, तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो इसका मूव करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन मूव करता है, और कूलम्ब जैसे इलेक्ट्रॉन का यूनिट है, मतलब चार्ज का यूनिट है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज रहता है, तो इलेक्ट्रॉन के मूव करने से करंट होगा, ठीक है, जिसको हम लोग धारा बोलते हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ है कि इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पे मूव करेगा कैसे, ऐसे ही छोड़ देंगे तो थोड़ी ना इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, है ना कुछ तो फोर्स इस पे लगना चाहिए ना, कुछ ना कुछ तो इस पे फोर्स लगना चाहिए, तभी ये मूव करेगा, कुछ ना कुछ इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तभी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और तभी करंट फ्लो हो पाएगा, करेक्ट है। करंट को फ्लो करने के लिए, जैसे बल्ब को जलने के लिए कुछ करंट तो रहना चाहिए ना इस तार में, ठीक है। तो अब वो करंट कैसे रहेगा, अगर मान लो लाइट नहीं रहता, पावर हमारे घर में नहीं आता है, तो थोड़ी ना करंट ये बल्ब जलता है, ठीक है। तो जब हम लोग पावर ऑन करते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा तो हो रहा होगा ना, जिससे इस तार में कुछ मूव कर रहा है और ये बल्ब जलने लगा, ठीक है। तो वो क्या फोर्स होना चाहिए, क्या होना चाहिए जिससे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, EMF। समझ रहे हैं ये चीज़। तो EMF को हम लोग कैसे, ये करंट का डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब EMF को हम लोग कैसे डिफाइन करें, EMF इज, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, जैसे एक बार फिर से हम आपको समझा रहे हैं, जैसे EMF तो एक तो आपको समझना, ये समझना पड़ेगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हम इसका जो फुल फॉर्म है EMF का, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये लेकिन फोर्स नहीं है, समझ रहे हैं ये चीज़, ये फोर्स नहीं है,
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बेसिकली ये है कि अभी और भी अच्छे से समझो, ठीक है। देखो ये इलेक्ट्रॉन है, समझ रहे हो, इसको हमको इधर मूव करना है तो करंट फ्लो होगा, करेक्ट है। तो हमको इस पर फोर्स लगाना पड़ेगा या कुछ एनर्जी लगाना पड़ेगा या कुछ भी काम करना पड़ेगा इसको, इस पर, ठीक है, वर्क करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तभी तो इधर मूव करेगा ना। कुछ भी करने के लिए आपको काम तो करना ही पड़ता है। तो जो ईएमएफ होता है, ठीक है, ईएमएफ या वी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ईएमएफ क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क ऑन यूनिट चार्ज, ठीक है। अब ये क्या है भाई, इसका डिफिनीशन का मतलब क्या हुआ? ईएमएफ क्या हुआ? रेट ऑफ डूइंग वर्क ऑन यूनिट चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब अगर मान लो यूनिट चार्ज, मतलब जैसे अगर मान लो ये 1 कूलम्ब होता है, यहाँ पे सपोज करिए ये यहाँ पे 1 कूलम्ब होता, तो इस पे जितना काम करना पड़ता ना हमको करंट फ्लो करवाने के लिए, उसी को हम लोग बोलते हैं ईएमएफ। समझ रहे हैं ये चीज़? इस पे जितना काम करना पड़ता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ईएमएफ, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, पर यूनिट चार्ज। तो ईएमएफ को वी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? दिस वी कैन बी रिटन एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, करेक्ट है। समझ रहे हो? डब्ल्यू बाई डब्ल्यू क्यू, डी डब्ल्यू बाई डब्ल्यू डी क्यू है ना, दिस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? वर्क डन का यूनिट क्या होता है? जूल, और चार्ज का यूनिट क्या होता है? जूल पर कूलम्ब, ठीक है। और इसी को हम लोग बोलते हैं वोल्ट। याद रखना, जूल पर कूलम्ब इज वोल्ट। तो मतलब यही हो गया ईएमएफ, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड ईएमएफ, करेक्ट है। देखो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ये, लेकिन फोर्स नहीं है, ये वर्क डन है। समझ लो, दोनों में तो फर्क है ना। ये फोर्स नहीं है, ये क्या है? वर्क डन है। तो V इक्वल टू क्या हो गया? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। मतलब एक यूनिट चार्ज पे हमको इतना ये वर्क करना पड़ेगा तो करंट फ्लो होने लगेगा। समझ में आया? तो ये है वर्क डन, ठीक है। ईएमएफ इज वर्क डन। देखो हम एक चीज़ हम आपको यहाँ पे बता देना चाह रहे हैं कि कुछ चीज़ होता है, एक होता है पोटेंशियल डिफरेंस और एक होता है ईएमएफ। दोनों में अंतर है, आपको पता है ये चीज़, दोनों में डिफरेंस है। दोनों में क्या डिफरेंस है ना? दोनों में क्या डिफरेंस है हम ये आपको बता दें क्या? चलो हम 1 मिनट में बता दे रहे हैं। तो ये समझ में आ गया आपको? वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड ईएमएफ। करंट हमको लगता है कि समझ में आ गया आप लोगों को। देखिए अब क्या होता है। अब अच्छा एक चीज़, जरा सा कहानी हम आपको एक सुनाते हैं। करंट का डायरेक्शन क्या होता है? ठीक है, करंट का डायरेक्शन क्या होता है किसी भी कंडक्टर में? जैसे मान लो कंडक्टर है ये, ठीक है, ये कंडक्टर सपोज करिए, कंडक्टर सपोज करिए। तो इसमें अगर करंट का डायरेक्शन अगर हम लोग को, अगर मान लो इस डायरेक्शन में है, एरो है, तो मतलब करंट को आप कैसे डिनोट करते हैं? आई से। करंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि करंट को हम लोग आई से क्यों डिनोट करते हैं? ठीक है, तो उसका हम रीज़न आपको बता रहे हैं, समझना ये चीज़। करंट क्या होता है? करंट इज CURRENT। तो करंट स्टार्ट तो C से हो रहा है ना, लेकिन हम लोग रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं? आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, करेक्ट है। क्यों? करना तो C से चाहिए था, है ना। तो बहुत लोग ये बोलेंगे ना कि नहीं कोई मतलब कोई नहीं, ऐसे हम कर दिए, आई मतलब ऐसे कर दिए हम, ठीक है। बहुत लोग ये बोलते हैं कि C से तो कैपेसिटर होता है, पढ़ेंगे आगे क्या होता है कैपेसिटर। C से कैपेसिटर होता है, तो इसलिए इसको हम ऐसे किए। तो भाई ऐसे ही क्यों किए? ठीक है, तो देखो इसका क्या है, करंट तो बाद में इसका नाम पड़ा, पहले इसका नाम था इंटेंसिटी। समझ रहे हैं ये चीज? पहले इसका नाम था इंटेंसिटी। तो ये जो आई आया वो इंटेंसिटी से आया, करेक्ट है। इंटेंसिटी, आई फॉर इंटेंसिटी एंड आई फॉर यहाँ पे करंट, करेक्ट है। तो अब यहाँ पे ये है कि जब इंटेंसिटी था ही तो फिर करंट नाम कैसे पड़ा, है ना। तो फिर देखो ये हुआ था कि मैकेनिकल वाले लोग आए, मैकेनिकल वाले लोग उसमें ये बोलने लगे, मैकेनिकल में जानते हो ना, मैकेनिकल भी ब्रांच है जो नहीं, मैकेनिकल में होता है इंटेंसिटी जो है ना, पावर पर यूनिट एरिया इज इंटेंसिटी, ठीक है। तो वो हम मैकेनिकल वाला चीज़ है इंटेंसिटी, तो इसका नाम चेंज करो आप लोग, ठीक है। मैकेनिकल में हम लोग को पढ़ना है इंटेंसिटी, तो आप इसका नाम चेंज कर दो। तो हम लोग भी बहुत चालाक, ठीक है, हम लोग क्या किए, इंटेंसिटी का नाम चेंज करके करंट कर दिया, लेकिन उसका हम आई रख ही लिए, आई को नहीं छोड़े हम लोग, ठीक है। तो इंटेंसिटी, आई इज फॉर इंटेंसिटी, करेक्ट है, समझ गए। अब जब करंट का डायरेक्शन इधर है तो इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है,
समझ रहे हो ये चीज़, करंट का डायरेक्शन इधर मतलब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्यों, है ना, ऐसा डायरेक्शन क्यों किए हम लोग, अपोजिट डायरेक्शन क्यों लिए, है ना, समझ रहे हो मेरा, जब करंट का डायरेक्शन ऐसा है, मतलब करंट का डायरेक्शन कैसे लेते हैं हम लोग, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करता है ना, करंट का डायरेक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है, करेक्ट, समझ में आ गया। तो अगर करंट का डायरेक्शन ऐसा है, ठीक है, करंट का डायरेक्शन अगर ऐसा है तो मतलब इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। ऐसा क्यों हुआ, हम लोग जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करता है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसी डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन क्यों नहीं लिया, हम अपोजिट डायरेक्शन में क्यों लिए, इसका हम रीज़न आपको बता रहे हैं। देखो ये हुआ था कि बहुत पुराने ज़माने में जब जैसे पहले जो है ना, पहले इलेक्ट्रॉन का खोज नहीं हुआ था, पहले करंट का खोज हुआ था, ठीक है, समझ रहे हो। ये इलेक्ट्रॉन तो बाद में 1900 ईस्वी के आसपास में आया होगा, है ना, करीब 1900 में जेम्स चैडविक और जे थॉमसन सब ये लोग आए और इलेक्ट्रॉन की खोज कर दिए, ठीक है। हुआ क्या था, जो जब पुराने ज़माने में कोई लाइट वाइट नहीं था, तो जब करंट इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन हुआ ना, तो बहुत ज़्यादा हंगामा मच गया था, ठीक है। ऐसा हुआ था कि जैसे बल्ब है, सपोज करो, और स्विच है, ये कहीं कोई स्विच है और बल्ब को ऑन किया तो बल्ब जल गया, ठीक है। तो अब ये लोगों को क्या, उस टाइम में तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का तो कोई खोज हुआ नहीं था, लोगों को क्या लगा कि स्विच से कुछ निकल के जाके बल्ब को ऑन कर दे रहा है, ठीक है। तो इसी डायरेक्शन को हम लोग करंट का डायरेक्शन ले लिए, समझ गए ये चीज़, है ना, इतना समझ गया। मतलब उन लोगों को ये लगा कि स्विच से कुछ जा रहा है, बल्ब को ऑन कर दे रहा है, करेक्ट है, तो उस डायरेक्शन को हम लोग करंट का डायरेक्शन ले लिए। लेकिन बाद में कुछ साइंटिस्ट आए, जेम्स चैडविक आए, जे थॉमसन आए, वो लोग क्या प्रूव कर दिया कि नहीं, जो आप कन्वेंशन ये लिए हो ना, यहाँ से यहाँ जा रहा है, ऐसा नहीं होता, बल्ब से इसमें आ रहा है जो कि इलेक्ट्रॉन है ना, वो खोज कर दिया कि करंट इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है और वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है कि नहीं। अब ये बोले कि नहीं, अब जो करंट का डायरेक्शन है वो चेंज करो, तो बोले कि नहीं, मतलब जो है ना IEEE एक होता है IEEE, तो उसमें जाके बोले कि नहीं, अब करंट का डायरेक्शन आप लोग चेंज करो। तो जो IEEE वाले लोग थे वो क्या बोले कि नहीं, अब देखो ये पॉइंट ये है ना कि लोग यही पढ़ रहे हैं, इतने दिन से लोग यही पढ़ते आ रहे हैं कि करंट का डायरेक्शन ऐसा है, करंट का डायरेक्शन ऐसा है, तो अगर हम सब चेंज कर दें करंट का डायरेक्शन, अब हम चेंज करें तो लोग जो पढ़े हुए हैं वो तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम मानते हैं कि आपकी बात सही है, लेकिन जो करंट का डायरेक्शन है हम लोग यही रख लेते हैं और इसको हम लोग बोल देते हैं पारंपरिक, है ना, ट्रेडिशनल कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। तो ये जो करंट का डायरेक्शन है, ये जो करंट का डायरेक्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, करेक्ट है ये चीज, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज कॉल्ड कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। तो करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट होता है, इस चीज को समझना है ना। हमको लगता है समझ में आ गया होगा इतना। अब देखो इसमें क्या है कि I इक्वल टू क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट dQ/dt, ठीक है, और V इक्वल टू क्या था, जो EMF था वो क्या था, dW/dQ, करेक्ट है, याद है ये, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और ये था चार्ज पर यूनिट टाइम, जो चार्ज जो मूव करता था ना उसको हम लोग करंट बोलते हैं, ठीक है। चार्ज को मूव करने में कुछ तो टाइम लगेगा ना, ठीक है, दिस इज कूलम्ब पर सेकेंड, है ना, ये देखो चार्ज का यूनिट कूलम्ब और नीचे में टाइम, तो कूलम्ब पर सेकेंड, वर्क डन में जूल पर कूलम्ब, है कि नहीं, पोटेंशियल यही है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। पावर का डिफिनीशन आपको पता है, पावर क्या होता है, ठीक है, पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना, जिस रेट से हम काम करते हैं उसको पावर बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं dW/dt, रेट ऑफ डूइंग वर्क, जितना काम कर रहे हैं और जितना टाइम लगा काम करने, जैसे काम हम लोग ज़्यादा कर रहे हैं, टाइम कम लगा, इसका मतलब पावर ज़्यादा है ना मेरे में, टाइम कम लगा, डिनोमिनेटर में है ना, तो डिनोमिनेटर में कम रहेगा तो इसका मतलब पूरा वैल्यू ज़्यादा रहेगा, तो ज़्यादा काम कर रहे हैं और टाइम कम लगा तो इसका मतलब पावर ज़्यादा है मेरे में, काम कम कर रहे हैं और टाइम ज़्यादा लगा है तो पावर कम है मेरे में, ठीक है। तो dW/dt, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, dW/dQ इंटू dQ/dt, ये तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं ना, dQ कैंसिल हो गया तो dW/dt रहा, तो इसका मतलब हम लोग P इक्वल टू V, dW/dQ क्या है, V है, और dQ/dt यहाँ पे क्या है, I है, तो P इज इक्वल टू V इंटू I होता है, आप जानते हो ये चीज़, ठीक है, याद रखना इसको।
P इज इक्वल टू V इंटू वाई। इस पर हम लोग फिर से आएंगे, बाद में आएंगे हम लोग इस पर, ठीक है। आगे हम आपको बता रहे हैं, देखिएगा आप लोग, ये सब इतना इंपॉर्टेंट है ना, बेसिक ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब आप देखो एक चीज़, नेटवर्क में आप लोग क्या क्या पढ़ते हैं, ठीक है। या तो वोल्टेज रहेगा, है ना, या तो वोल्टेज सोर्स रहेगा, या फिर करंट सोर्स रहेगा, या फिर रेसिस्टेंस रहेगा, या फिर कैपेसिटेंस या इंडक्टर। 5 चीज़ कुल मिला के, ठीक है। इसी में डिपेंडेंट भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट, और ये सब क्या है देखेंगे हम लोग। तो कुल मिला के ब्रॉडली अगर देखेंगे 5 चीज़ है बस, ठीक है। अब इसी 5 चीज़ के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया तो ट्रस्ट में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे, ठीक है। इन 5 चीज़ को आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। तो नेटवर्क में एलिमेंट क्या है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। नेटवर्क एलिमेंट, इसके अलावा 5 के अलावा कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। नेटवर्क एलिमेंट। अब यहां पे देखिएगा, नेटवर्क एलिमेंट को हम लोग 2 टाइप से डिवाइड करते हैं, ठीक है। देखो जितना भी एलिमेंट है उसको अगर अलग अलग डिवाइड कर दे तो एनालिसिस करना आसान हो जाता है ना, तो इसीलिए हम लोग ब्रॉडली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है एक्टिव और दूसरा होता है पैसिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट एंड पैसिव एलिमेंट, ठीक है। अब एक्टिव एलिमेंट क्या है, पैसिव एलिमेंट क्या है, इसका डिफिनीशन हम एक बार पहले पूरा ये लिखते हैं, उसके बाद हम बताएंगे। अब एक्टिव एलिमेंट में नाम सुने होंगे आप लोग, क्या क्या था याद है, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स, ठीक है। एक्टिव एलिमेंट में क्या है, वोल्टेज सोर्स, है ना, वोल्टेज को हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, और करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स, ठीक है। पैसिव एलिमेंट में क्या क्या है, रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। अब देखो वोल्टेज सोर्स 2 टाइप का हो सकता है, ठीक है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। करंट सोर्स भी 2 टाइप का हो सकता है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब वोल्टेज सोर्स भी 2 टाइप का हो सकता है, मतलब और भी हो सकता है, मतलब जैसे वोल्टेज आइडियल और प्रैक्टिकल, और करंट सोर्स भी आइडियल और प्रैक्टिकल। हमको इन 5 चीज़ के बारे में अच्छे से समझना है, ठीक है, इन 5 चीज़ के बारे में। तो इसमें हो सकता है आइडियल और ये प्रैक्टिकल, ठीक है, और इसमें भी हो सकता है आइडियल एंड प्रैक्टिकल, ठीक है, आइडियल एंड प्रैक्टिकल, आइडियल एंड प्रैक्टिकल, ठीक है। अब आप समझिए, अब आगे पढ़ो आप लोग, ठीक है। इसमें और सब भी बहुत प्रॉपर्टी होता है इसमें, जैसे होता है ना, जैसे एक्टिव और पैसिव तो हो गया, समझ गए आप लोग। फिर उसके बाद होता है लीनियर नॉन लीनियर, जो ओम्स लॉ को फॉलो करे वो लीनियर, जो ना करे वो नॉन लीनियर, ठीक है। उसके बाद होता है यूनी डायरेक्शनल बाई डायरेक्शनल, जो मतलब जैसे रेसिस्टेंस है, कहीं तरफ से किधर भी वोल्टेज लगाओ, दोनों में से किसी साइड वोल्टेज लगाओगे तो रेसिस्टेंस तो आर ही रहेगा ना, माइनस आर तो होगा नहीं, ठीक है। तो 2 एलिमेंट होता है, यूनी डायरेक्शनल बाई डायरेक्शनल। तो इन सब के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। एक स्टेप होना चाहिए पढ़ने का ना। तो सबसे पहले हम लोग वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स देखेंगे, ठीक है। मिटा दें इसको, वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स। देखिए वोल्टेज सोर्स के बारे में बहुत बढ़िया, क्योंकि यही तो रहता है ना, यही तो आप देखेंगे नेटवर्क में हर जगह रहता है, और इन सब पे क्वेश्चन पूछता है बहुत बार। वोल्टेज सोर्स को आप कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे, ये है वोल्टेज सोर्स, ठीक है, ये है वोल्टेज सोर्स। जैसे मान लो बैटरी लाने के लिए जाते हैं ना, तो 10 वोल्ट बैटरी है, 8 वोल्ट बैटरी है, तो ये है वोल्टेज सोर्स, करेक्ट है। 1-2 चीज़ पहले हम थोड़ा कुछ इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता दे रहे हैं वोल्टेज सोर्स में, उसके बाद आप देखिएगा। देखो ये है कि जैसे वोल्टेज सोर्स कोई रहे, उसका मतलब क्या है, 10 वोल्ट, जैसे बैटरी है या कुछ भी है, तो इसमें एक लंबा लाइन होता है, एक छोटा लाइन होता है। इसका क्या मतलब है, तो ये जो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये जो 10 वोल्ट है ना, दिस 10 वोल्ट इज इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, PD, पोटेंशियल डिफरेंस। 10 वोल्ट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 प्लेट्स, ओके, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 प्लेट्स, ओके, रिमेंबर इट, पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच में। तो कहने का मतलब अगर ये 10 वोल्ट है तो ये 0 वोल्ट होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस है ना ये,
समझ रहे हो ये चीज़? तो 10 वोल्ट तो ये 0 वोल्ट होना चाहिए। सिमिलरली अगर यहाँ पे 10 वोल्ट होता है और मान लो यहाँ पे 12 वोल्ट है तो यहाँ पे कितना होना चाहिए? 2 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस है, करेक्ट है। तो हम लोग बहुत बार इसको ऐसा बोलते हैं ना कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। आपको पता होगा ये चीज़, जानते होंगे आप, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिव टर्मिनल, और इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल। तो नेगेटिव डज नॉट मीन कि इसका मतलब ये जो है ना -2 होना चाहिए, नहीं। नेगेटिव मतलब होता है पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव मतलब क्या होता है? नेगेटिव मतलब होता है लोअर पोटेंशियल, समझ गए? नेगेटिव पोटेंशियल डज नॉट मीन नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव पोटेंशियल मतलब इससे पॉजिटिव पोटेंशियल से कम वैल्यू, उसको हम लोग नेगेटिव बोलते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव पोटेंशियल, तो अगर 10 वोल्ट का पोटेंशियल, अगर बैटरी है यहाँ पे, समझो यहाँ पे 10 वोल्ट का बैटरी है, तो मतलब अगर ये 10 वोल्ट है तो यहाँ पे नीचे में कितना होना चाहिए? 2 वोल्ट। ये पोटेंशियल डिफरेंस है, करेक्ट है। तो बैटरी का मतलब ये समझ में आ गया। एक और चीज़ होता है इसमें बैटरी में, बेसिक कॉन्सेप्ट में, कि जैसे ऐसा है ना कि अगर मान लो बैटरी है तो जितना करंट इधर जाएगा, जैसे मान लो कोई नेटवर्क है, इधर कुछ है यहाँ पे लगा हुआ जिसके बारे में देखेंगे अभी हम लोग, तो करंट अगर जितना इधर जा रहा है करंट, इतना ही पूरे सर्किट से करंट घूम के आना चाहिए। समझ रहे हो ये चीज़? ये है सिंपल फंडामेंटल। क्यों ऐसा क्यों होता है तो बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा। फिर 9th-10th पे आप लोग पढ़े होंगे ना, ZnCuSO4 होता है कि नहीं, या CuZnSO4 होता है। फिर उन दोनों में केमिकल रिएक्शन होता है। तो जब तक ये करंट आएगा नहीं तो चार्ज कैसे डेवलप होते रहेगा, ठीक है। तो करंट जितना जाए उतना वापस भी आना चाहिए, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। तो ये थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट था। तो वोल्टेज सोर्स के बारे में देखिए, वोल्टेज सोर्स क्या होता है। चलो, वोल्टेज सोर्स से पहले हम आपको एक चीज़ डिफाइन कर देना चाह रहे हैं। वोल्टेज सोर्स के बारे में बेसिक तो समझ गए, मिस हो गया एक चीज़। सबसे पहले एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट क्या होना चाहिए? एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट क्या होना चाहिए? एक्टिव और पैसिव क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले देखिए एक्टिव एलिमेंट का डेफिनेशन। एक्टिव एलिमेंट क्या होना चाहिए? देखो क्या होता है, हर वो एलिमेंट जो पावर को सप्लाई करे, ठीक है। समझ गए ये चीज, ठीक है। एलिमेंट विच जनरेट्स पावर, ठीक है। समझ गए ये चीज? जनरेट करे, पावर को बनाए और वो भेजे, उसको हम लोग एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। याद रखना इस चीज़ को, है ना। बहुत बार ऐसा भी अभी मेरे से भी गलती में हो गया, बहुत बार ऐसा भी बोलता है ना, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि वैसा एलिमेंट जो पावर को सप्लाई करे या पावर जिसके थ्रू पास हो। नहीं, जिसके थ्रू पास हो वो एक्टिव एलिमेंट नहीं होता है, जो पावर को बनाए और वो भेजे। जैसे बैटरी हो गया, है ना, पावर को, बैटरी हो गया, जनरेटर हो गया, पावर सिस्टम में पढ़ेंगे आप लोग, इलेक्ट्रिकल मशीन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो वैसा एलिमेंट जो पावर को जनरेट करे, दैट एलिमेंट इज कॉल्ड एक्टिव एलिमेंट। जैसे मान लो ये 10 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है, और ये करंट सेट कर दिया, तो इसका मतलब ये करंट बाहर की डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है? पावर को ये सप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। एक चीज़ अब ऐसा ही बहुत है, जैसे एक बार आपके SSC JEE में पेपर में पूछा हुआ था कि जैसे कि मान लो ये है, ये 10 वोल्ट है, करेक्ट है, और उसके बाद यहाँ पे जैसा एक एलिमेंट और भी था, यहाँ पे इंडक्टर। आपको पता है, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे, कि इंडक्टर में भी एनर्जी स्टोर होता है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें, जब आपको पैसिव एलिमेंट बताएंगे तो हम आपको बताएंगे कि इंडक्टर में भी एनर्जी स्टोर होता है। तो जैसे 10 वोल्ट का बैटरी, इसमें मान लो 10 जूल है, तो इन दोनों में एक्टिव एलिमेंट कौन सा है? करेक्ट है। तो आपके मन में तो ये आएगा ना कि भाई ये भी एनर्जी सप्लाई कर रहा है, इंडक्टर भी एनर्जी सप्लाई कर रहा है, मतलब एनर्जी जनरेट, मतलब ये जो है ना एनर्जी ये जनरेट कर रहा है ना, या सप्लाई कर रहा है ना। जैसे 10 जूल है तो ये सप्लाई कर रहा है, सिमिलरली 10 वोल्ट है, ये भी सप्लाई करेगा पावर, ठीक है। तो आपको लगेगा कि इंडक्टर भी एनर्जी सोर्स है, इंडक्टर भी एक्टिव एलिमेंट है और ये बैटरी भी एक्टिव एलिमेंट है। नहीं, क्या चीज़ है वो हम आपको बता रहे हैं। डिफिनीशन बहुत लोग तो इतना जानते हैं, एलिमेंट विच जनरेट्स पावर, लेकिन ये कंप्लीट डिफिनीशन नहीं है, ठीक है। कंप्लीट डिफिनीशन क्या है? एलिमेंट विच जनरेट्स पावर अप टू इनफाइनाइट टाइम, है ना, मतलब हमेशा के लिए जनरेट करे पावर, करेक्ट है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव एलिमेंट, ठीक। जैसे मान लो ऐसा है, 10 वोल्ट का बैटरी है
और यहाँ पे सपोज करिए 2 ओम हम लोग लगा रहे हैं, है ना, लोड लगा रहे हैं, तो इसमें तो हमेशा करंट फ्लो होते रहेगा ना, ये हमेशा पावर को सप्लाई करेगा, ऐसा तो कोई टाइम नहीं है कि ये पावर सप्लाई करना बंद कर देगा, करेक्ट है। तो ये हमेशा पावर को सप्लाई करते रहेगा। इसका मतलब ये जो बैटरी सोर्स है ये क्या हो गया, एक्टिव एलिमेंट। समझ में आ गया ये चीज़, ये एक्टिव एलिमेंट ये हमेशा सप्लाई करते रहेगा। सिमिलरली अगर मान लो ये कोई करंट सोर्स है, जो कि करंट सोर्स के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, मान लो 5 एम्पियर है, ठीक है, इसके क्रॉस 10 वोल्ट है और यहाँ पे हम लोग लोड लगा दिए, ठीक है, 2 ओम का, तो ये भी तो हमेशा पावर सप्लाई करते रहेगा ना, ये हमेशा करंट इसके थ्रू फ्लो होते रहेगा, हमेशा करंट इसके थ्रू फ्लो होते रहेगा। तो मतलब ये क्या हो गया, ये भी क्या हो जाएगा, एक्टिव एलिमेंट। समझ में आ रहा है। लेकिन एक चीज़ देखिए आप, एक और एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं कि जैसे अगर देखो इसको मिटा के अगर मान लो कि ऐसा करते हैं हम लोग, आपको पता है कि इंडक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़ा आप मान के चलते हैं कि आपको आता है, इसके बारे में हम लोग तो बाद में पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। जैसे ये इंडक्टर है, सपोज करिए 10 जूल का एनर्जी है इसके पास, ठीक है, और इसको हम रेसिस्टेंस के अक्रॉस लगा दिए, ठीक है, तो ये भी तो अब 10 जूल है जैसे, तो ये तो एनर्जी सप्लाई करेगा ना, कुछ एनर्जी है इसमें तो एनर्जी तो सप्लाई करेगा ही, तो इसका मतलब करंट तो इसके थ्रू होगा ही। लेकिन क्या ये इनफाइनाइट टाइम तक होगा, क्या ये हमेशा के लिए होगा, नहीं। क्यों, क्योंकि करंट जितना ये देते जाएगा ना, तो रेसिस्टेंस इस एनर्जी जो देते जाएगा उसको ये हीट के फॉर्म में बर्बाद करते रहेगा, करेक्ट है। तो 10 जूल है, तो 10 जूल एनर्जी जब ये बर्बाद कर चुका होगा उसके बाद तो इसमें कुछ एनर्जी बचा ही नहीं, तो फिर ये क्या सप्लाई करेगा उसको, तो फिर तो एनर्जी सप्लाई करना बंद कर दिया ना ये, तो एनर्जी इंडक्टर में इन्फिनिटी टाइम तक तो सप्लाई कर नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसलिए इंडक्टर को हम लोग एक्टिव एलिमेंट नहीं बोलते हैं, ऑल्दो ये एनर्जी सप्लाई कर सकता है अप टू सम टाइम, करेक्ट है। सेम कैपेसिटर भी है, कैपेसिटर इसमें एनर्जी क्या होता है, इंडक्टर में ½ Li² होता है, जो कि बाद में हम लोग प्रूव करेंगे इसको, ठीक है। सिमिलरली कैपेसिटर में भी तो एनर्जी होता है ना, ½ CV², वो भी सप्लाई कर सकता है, लेकिन नॉट फॉर इन्फिनिटी टाइम, कुछ टाइम तक सप्लाई करेगा, फिर जितना एनर्जी रहेगा उतना ही सप्लाई करेगा ना वो, और फिर उसके बाद एनर्जी जीरो हो जाएगा, वो सप्लाई नहीं कर पाएगा। लेकिन बैटरी अगर है तो उसमें तो लगातार केमिकल रिएक्शन होते रहता है इन्फिनिटी टाइम तक, ठीक है, तो लगातार एनर्जी सप्लाई करेगा वो, है ना। समझ में आ गया ये चीज़। तो ये एक डिफिनीशन है एक्टिव एलिमेंट का। एंड द अनदर डिफरेंस मतलब डिफिनीशन इज, अभी हम लिखवा रहे हैं, इसको मिटा दें, ठीक है। एक है पैसिव एलिमेंट, ठीक है, इस नहीं सॉरी, एक्टिव एलिमेंट में ही एक डिफिनीशन। देखो ऑनलाइन बहुत ज़्यादा मतलब जो है ना, अभी नया नया ही है ना ऑनलाइन, तो इसलिए ठीक है समझो अब क्या है। ऐसे तो हम करीब 7 साल से पढ़ा रहे हैं, आप जितना भी इंस्टीट्यूट का नाम सुने होंगे ना, जो फेमस इंस्टीट्यूट है, सारे में हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। और समझना ये चीज़, एक्टिव एलिमेंट का ही दूसरा डिफिनीशन, ठीक है। पहला डेफिनेशन समझ में आ गया, विच सप्लाइज पावर अप टू इन्फिनिटी टाइम। अप टू इन्फिनिटी टाइम याद रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब है एक्टिव एलिमेंट का दूसरा डेफिनेशन, ये क्या है, विच एम्प्लीफाइज पावर। एम्प्लीफाइज पावर मतलब क्या होता है, पावर को एम्प्लीफाई करने का मतलब क्या, ज़्यादा कर देना, है ना। पावर को एम्प्लीफाई करने का मतलब ज़्यादा कर देना, समझ रहे हो ये चीज़। दो चीज़ होता है, एक एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन मतलब ज़्यादा कर देना, दूसरा होता है एटेन्यूएशन, उसका मतलब कम कर देना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक्टिव एलिमेंट क्या होता है, पावर को एम्प्लीफाई कर देता है, इनपुट पे जितना पावर रहेगा आउटपुट पे ज़्यादा कर देगा, करेक्ट है। जैसे देखना है, कुछ चीज़ तो आपको देखना ही पड़ेगा, जो कि बाद में आप पढ़ोगे एनालॉग में, बाकी सब चीज़ में, लेकिन अभी आपको देखना चाहिए ये। देखो ये, जैसे मान लो ओप एम्प का नाम सुने होंगे आप लोग, है ना, ओप एम्प का नाम सुने होंगे, ऐसा होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर प्लस माइनस। तो अगर इनपुट पे PI है और आउटपुट पे सपोज करो P आउटपुट है, तो एम्पलीफिकेशन मतलब जो है ना, ऑपरेशनल एम्पलीफायर इसको बोलते हैं हम लोग, ओप एम्प। तो P आउटपुट इज ग्रेटर देन P इनपुट, तो ये क्या रहेगा, एक्टिव एलिमेंट। तो एम्पलीफायर ओप एम्प क्या रहेगा, एक्टिव एलिमेंट। याद रखना इस चीज़ को, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली BJT, ठीक है, सपोज करें यहाँ पे IB है, तो यहाँ पे IC इक्वल टू क्या होता है,
बीटा इंटू आई बी, तो ये एम्पलीफाई कर दे रहा है ना, इनपुट पे करंट आई बी है और आउटपुट पे करंट कितना है, बीटा टाइम्स आई बी। इसका मतलब एम्पलीफाई कर दे रहा है, ज़्यादा कर दे रहा है। बीटा का वैल्यू कितना होता है, बीटा का वैल्यू 50 से लेके 300, इससे भी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इतना टाइम्स एम्पलीफाई कर दे रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये एक्टिव एलिमेंट हो जाएगा, करेक्ट है। तो बीजेटी इज एक्टिव एलिमेंट। ट्रांसफॉर्मर क्या है, जो कि आप पढ़ते हो, ट्रांसफॉर्मर क्या है, एक्टिव एलिमेंट है या पैसिव एलिमेंट है। देखो हम आपको बता रहे हैं, ट्रांसफार्मर के बारे में देखेंगे अगर आप, तो इस टाइप का होता है ना, ट्रांसफार्मर को ऐसे लिखते हैं ना हम लोग, ठीक है। देखिए अगर यहाँ पे वोल्टेज V1 है, यहाँ पे I1 करंट है, यहाँ पे V2 वोल्टेज और यहाँ पे I2 करंट, ठीक है। तो मतलब ये आपको पता है V1/V2 इक्वल टू I2/I1, आपको पता है ये चीज़। तो मतलब V1I1 इज इक्वल टू क्या होता है, V2I2, मतलब P इनपुट जितना है उतना ही P आउटपुट है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मर क्या पावर को एम्पलीफाई कर रहा है, ट्रांसफॉर्मर क्या पावर को ज़्यादा कर रहा है, मेरे हिसाब से तो नहीं कर रहा है, आपके हिसाब से नहीं कर रहा होगा, ठीक है। दैट मीन्स ट्रांसफॉर्मर इज ए पैसिव एलिमेंट, है ना, नॉट एन एक्टिव एलिमेंट। इस चीज़ को याद रखना। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके एसएससी जेईई में कि ट्रांसफॉर्मर एक्टिव, मतलब इनमें से कौन सा एलिमेंट है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मर एक्टिव एलिमेंट नहीं है, आ गया समझ में, ठीक है। अभी हम लोग इतना ही वीडियो इतना ही लंबा रखते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो रखने से जो है ना थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है क्वालिटी इसका, ठीक है। तो नेक्स्ट में हम लोग क्या देखेंगे, इसको और भी आगे देखेंगे, नेटवर्क का और भी प्रॉपर्टीज देखेंगे और बहुत डिटेल में, बहुत बेसिक से पढ़ेंगे, है ना। आप लोग का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।